नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन मीमांसा DRER क्लासेस। हम सब मीमांसा DRER क्लासेस में नीट की जोरदार तैयारियों के साथ क्लासेस को स्टार्ट कर चुके हैं और इस बायोलॉजी सेक्शन में हम सब 12th NCERT जो बायो की है वहाँ से अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। ये क्या है? रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन वर्ड हम लोगों ने पहले भी सुना है 9th में, 10th में, 11th में, है ना? ये रिप्रोडक्शन वर्ड हम लोगों ने सुना है ना बेटा? तो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन से हम क्या समझते हैं बेटा? आंसर, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन से हम क्या समझते हैं? आंसर नहीं, दैट इज नॉट रिप्रोडक्शन बेटा। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जो प्लांट या एनिमल है ना, वो रिप्रोडक्शन करने के बाद नई प्रोजेनीज बनाएगा। प्रोजेनी मतलब अपनी संतानें बनाएगा। रिप्रोडक्शन इज दैट कि जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या एनिमल, अगर वो अपने को रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उससे नया प्लांट और नया एनिमल बनेगा। और उस रिप्रोडक्शन से जो नया प्लांट एनिमल बनता है उसका बेसिक बेनिफिट ये होता है कि वो स्पीसीज अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखती है बेटा। अगर वो रिप्रोड्यूस करके नए प्लांट और एनिमल को नहीं बनाएगी और वो जब मर गई तो फिर उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होगी ना बेटा। तो रिप्रोडक्शन इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं ताकि उनकी स्पीसीज एज कंटिन्यू बनी रहे। दिस रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और एनिमल्स इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा सिंपल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। हमने वर्ड सुना है बडिंग, बाइनरी फिशन, है ना? सुने ना? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक सेल अगर हम लेंगे बेटा, है ना, तो उससे जो नया सेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है ना, वो बिल्कुल आइडेंटिकल बनता है। जैसे एक पेरेंट सेल होगा, बिल्कुल डॉटर सेल भी उसके आइडेंटिकल होगा ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले सेल्स को क्लोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। क्लोन मतलब क्या हुआ? सिमिलर प्लांट्स और एनिमल्स। इज इट क्लियर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो नए सेल्स या नया प्लांट और एनिमल बन रहा है वो बिल्कुल सेम बन रहा है, उसमें कोई वेरिएशन डेवलप नहीं होता। इज इट क्लियर? बनने वाले नए प्लांट और एनिमल को क्लोन्स कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं बेटा। तो ये वेरिएशन क्यों नहीं आता है? कोई रीजन ऐसा? हमारा अगला चैप्टर डीएनए हेरिडिटी है, शायद सुना हो ये वर्ड भी। क्योंकि जो डीएनए होता है बायोमोलिक्यूल है बेटा, जीन, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, है ना? कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा लुक कैसा है, ये हमारे जीन और डीएनए पे निर्भर है बेटा। आम के पेड़ का डीएनए तुम्हारा डीएनए सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। तो दैट वी आर लुकिंग डिफरेंट। हमारी प्रोसेसिंग अलग है क्योंकि हमारा डीएनए अलग है। मेरा डीएनए और तुम्हारा डीएनए नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। 99.9% डीएनए सेम है, केवल 0.1% डीएनए ही अलग है। तभी तो हम लोगों की एक्टिविटीज सेम है। ये अलग बात है कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो हम टीचर हैं और तुम स्टूडेंट हो। अभी हम भी ऐसे ही यहाँ बैठ जाएं, कुछ बाहर से कोई आएगा तो सब समझेंगे ना सेम ही लोग हैं। बोलो बेटा। तो डीएनए तो सेम होगा ना, तभी तो उनके कैरेक्टर्स की आइडेंटिटी सेम होगी ना। आई ऑल्सो हैव 2 years, यू ऑल्सो हैव 2 years, एंड ऑल द फीचर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। इज इट क्लियर? थोड़ा सा डीएनए हमारा अलग होता है और वही बेसिस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सुना होगा। 0.1% डीएनए इज ओवर डिफरेंट, दैट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो अगर यहाँ पर कोई डीएनए है, बायोमोलिक्यूल है, जीन है ना, और वो डीएनए एज सच यहाँ पर चला जाए, ध्यान से सुनना बेटा, अगर वो डीएनए एज सच इनके सेल्स में चला जाए तो डीएनए ही तो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो अगर सेम डीएनए चला गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो बनने वाले प्लांट और एनिमल भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे बेटा। दैट इज डीएनए सेम है। अगर ये डीएनए अपने आप में कोई चेंजेस कर देता, जीन में कोई बदलाव हो जाते, तो नया प्लांट और एनिमल अपने अंदर चेंजेस शो करेगा। दैट अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया वेरिएशन नहीं आएगा। अगर तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, जिसको लैंगिक जनन कहते हैं, दूसरा रिप्रोडक्शन, है ना, तो जस्ट वी आर स्टार्टिंग अनदर रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल वाला तो तुम लोगों ने पढ़ाई है, ठीक है ना? अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करने में क्या होता है कि मान लो कोई भी प्लांट या एनिमल है, वो गैमीट्स बनाता है रिप्रोडक्शन के लिए, ऐसा सुना बेटा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फीचर बिल्कुल अलग हो गया, गैमीट्स को प्रोड्यूस करना। इज इट क्लियर? अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं आज पहले, ताकि हम समझ सकें कि क्या सर पढ़ाने जा रहे हैं हमको, ठीक है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स प्रोड्यूस नॉर्मली नहीं होते, है ना?
दूसरी चीज़ गैमीट्स का फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, तो जाइगोट बनता है, सुना है ना, जाइगोट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा, दोनों के फ्यूज़न से, और वही जाइगोट फिर डेवलप करके नया प्लांट और एनिमल बनाता है बेटा। दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट से नया प्लांट और एनिमल बनेगा बेटा, उसमें क्या होता है कि अगर तुम डीएनए की बात करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डीएनए है, यहाँ पर एक सेल में भी डीएनए है ना, और इसके अंदर जब डीएनए आएगा तो दोनों का मिक्स आएगा ना बेटा। जो नया सेल आएगा उसमें कुछ डीएनए इसका आएगा, कुछ इसका आएगा बेटा। तो दो डिफरेंट सेल का डीएनए अगर मिक्स हो जाएगा तो वेरिएशन अपने आप में डेवलप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आर नेवर आइडेंटिकल विद देयर जर्म सेल्स, है ना, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होंगे, कुछ स्ट्रक्चर उनका मैच करेगा तो कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। हो सकता हो हमारा नोज़ और हमारे लिप हमारी मदर या फादर से मिलते हों, लेकिन हमारा ईयर, है ना, या हमारी फिंगर्स मैच ना करें। वेरिएशन इज ऑलवेज देयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कम वेरिएशन हो सकता है या ज़्यादा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन तो आएगा ही आएगा, गैमीट्स बनेंगे, जाइगोट बनेगा। इज इट क्लियर? तो अब वो कह रहा है कि जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है ये बहुत सिंपल है, बायो हम लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, 9th 10th, है ना। तो अब हमारी 12th की एनसीईआरटी कह रही है अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बातें नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? नहीं करेंगे मतलब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। वी आर डायरेक्टली स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम सीधे पढ़ाएंगे लैंगिक जनन। इज इट क्लियर नाउ? रिप्रोडक्शन से सर किस पे आ गए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। पहला वर्ड मैंने रिप्रोडक्शन यूज किया था क्लास में, आफ्टर दैट कौन सा वर्ड? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दुनिया तो इतनी बड़ी है, ना जाने कितने तरह के एनिमल्स हैं, कितने तरह के प्लांट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सब में होगा। एलिफेंट्स में, हॉर्स में, हाथी में, मैन में, है ना, मॉस्किटो में, सब में होगा बेटा। मैंगो ट्री में भी होगा, नीम में भी होगा, सारे में भी होगा बेटा। तो अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सब में होगा और हम एक ही चैप्टर में सबका रिप्रोडक्शन डिस्कस करें बेटा तो शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि वेरिएशन होगा थोड़ा थोड़ा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में। तो एनसीईआरटी या हमारा सिलेबस कह रहा है कि तुम प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग पढ़ लो और एनिमल का अलग पढ़ लो। दैट इज क्लियर? तो रिप्रोडक्शन के लिए 2 चैप्टर सेपरेट हो जाएंगे, एक प्लांट्स का और एक एनिमल्स का। इज इट क्लियर? अब बात प्लांट्स की आती है तो प्लांट्स भी दुनिया भर के हैं। आपको किसी टीचर ने पढ़ाया होगा छोटे छोटे थैलस वाले एल्गी पढ़े ना, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। एक ग्रुप होता है ब्रायोफाइटा, उससे एक ग्रुप होता है टेरिडोफाइटा, एक ग्रुप सुना हो जिम्नोस्पर्म्स, और सबसे एडवांस ग्रुप है एंजियोस्पर्म्स। तो सर ने कितने प्लांट्स बोले? सर ने बोले एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्लियर है? एंजियोस्पर्म्स। इज इट क्लियर? मेरी बातें सबको क्लियर है? क्लियर है? अब हम तुमको जो प्लांट का नाम बोलेंगे तुम बताना वो कौन सा है ना। मैंगो, एंजियोस्पर्म। कैसे पहचानना है? जिन प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस होता है, फ्रूट बनता है ना, वो एंजियोस्पर्म है। तुम जितने भी पेड़ अपने चारों ओर देखते हो सब क्या हैं? एंजियोस्पर्म्स हैं। और इनमें फ्लावर होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसीलिए हम लोग उसको एंजियोस्पर्म कह रहे हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, रोड पे ऐसे चलते हैं ना, जिनकी नॉलेज कम है ना, छोटी है, वो कहते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या कहते हैं? क्योंकि उनमें फ्लावर होते हैं। इज इट क्लियर? हम उसको एंजियोस्पर्म कह रहे हैं, लेकिन जो एक सिंपल वर्ड है उसके लिए फ्लावरिंग प्लांट्स आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिकॉज इन लोअर प्लांट फ्लावर इज नॉट प्रोड्यूस ना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स। तो वो कह रहा है कि तो प्लांट भी इतने सारे हैं, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका पढ़ेंगे? तो 11th में हम जिम्नो, ब्रायो, टेरिडो ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ दोबारा बाद में आपको पढ़ाया जाएगा भी। वो कह रहा है कि हम डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का। मस्टर्ड, है ना, समझ पा रहे हो? yes, वो वहाँ पर भी फ्लावर होता है, मस्टर्ड में भी येलो कलर का, तो सब एंजियोस्पर्म है कि नहीं है? एप्पल, मैंगो, गुआवा, नीम, जामुन, ऑल आर एंजियोस्पर्म्स। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स का पढ़ेंगे। क्लियर है? हम टॉपिक तक अपने पहुंच गए? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, सेलेक्ट नहीं है, अभी भी नहीं सेलेक्ट हुआ। यहीं से तो सेलेक्ट होता है। हैंड से उसको
ऐसे ऐसे ऊपर। अच्छा अच्छा, पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, अब ऊपर नहीं कर रहे हैं। देखो इसको कैसे, पेज पे टैप करिए पहले। अच्छा पहले इससे इसको इरेज कर दे। रुको, यस, अब इसको सेलेक्ट कर लें इससे। देखो मक्खी पे बैठी हुई। थ्री फिंगर्स हैं? बीच में 3 फिंगर्स लगा दो। नहीं एक ही फिंगर हो जाएगा। हाँ। Now, our chapter is sexual reproduction in flowering plants. Is it clear? Our chapter is sexual reproduction in flowering plants. Note down everyone. Chapter 1 sexual reproduction in flowering plants लिखो सब लोग। चैप्टर का नाम sexual reproduction in flowering plants. Note down. Yes sir. Sexual reproduction in flowering plants. What is flowering plants? Answer anyone? अभी मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया है। तो हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, कौन सा? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, यस। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोल देंगे? एंजियोस्पर्म्स। इज इट क्लियर? फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म कहते हैं बच्चों, ये क्लियर है? यस सर। तो वो सबसे पहले बिल्कुल जनरल बात कर रहा है कि फ्लावर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्लावर में रूट है, स्टेम है, लीफ है या फ्लावर है? फ्लावर है। प्लांट के डिफरेंट पार्ट होते हैं, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है। ये जो सुंदर सुंदर फ्लावर हमको दिखते हैं प्लांट में लगे हुए बेटा, ये किसके लिए होते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए बेटा। तो फ्लावर जो रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं एज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, इनका क्या पर्पस है? फ्लावर के बारे में शुरुआत में आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है बेटा? जब फ्लावर के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे तो रिप्रोडक्शन को 3 स्टेप में पढ़ाएगा वो। कैसे पढ़ाएगा बेटा? एक स्टेप हम फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं बेटा। तो फर्टिलाइजेशन से पहले की जितनी भी घटना है, इवेंट्स हैं, उनको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या बोलते हैं? तो पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे बेटा, उनका स्ट्रक्चर और इवेंट्स है ना। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या स्ट्रक्चर है, क्या इवेंट्स हैं। इज इट क्लियर? फिर हम जब प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर एक नया फर्टिलाइजेशन आप पहली बार पढ़ेंगे जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म्स। ये लोअर प्लांट्स में नहीं होता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वो 4 ऑप्शन देगा आपको, ठीक है ना। जैसे उसने ऑप्शन में दे दिया कि डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन साइकस, पाइनस, लाइकोपोडियम एंड लास्ट इज मैंगो, या ठीक है ना। तो यू नो साइकस इज जिम्नोस्पर्म, पाइनस भी जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइटा बेटा, मैंगो ही एंजियोस्पर्म है। तो मैंगो में ही डबल फर्टिलाइजेशन होगा, बाकी किसी प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इज इट क्लियर? तो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, बताया जाएगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो किस तरह से नए स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करेगा, उससे सीड कैसे बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद की घटनाओं को पोस्ट फर्टिलाइजेशन बेटा, उसमें कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, क्या इवेंट्स होते हैं। क्लियर है बेटा? तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले को प्री फर्टिलाइजेशन, बाद को पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फ्लावर के स्ट्रक्चर पहले पढ़ेंगे। लास्ट में 2 शॉर्ट आंसर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, है ना। एपोमिक्सिस क्या होता है बेटा? जैसे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमीट को मिक्स करेंगे आप, तब नया प्लांट बनेगा, सीड बनेगा बेटा, है ना। यहाँ पर एपो मतलब होता है विदाउट, है ना, और मिक्सिंग मतलब मिलना। एपोमिक्सिस एक इवेंट है, प्रोसेस है प्लांट्स में, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी कुछ प्लांट्स में, जिससे आप देखेंगे मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न नहीं हो रहा है ना। और 2 गैमीट्स का अगर फ्यूज़न नहीं होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक तरह से नहीं होगा। बिना फर्टिलाइजेशन के, है ना, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के बाद बीज बनता है, सीड बनता है, लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होगा कि प्लांट सीड बनाएगा लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। ऐसे सीड्स को एपोमिटिक सीड्स कहते हैं बेटा, है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। इनकी कॉमर्शियल वैल्यू है, इनका बेनिफिट है, क्या है, सब धीरे धीरे आपको डिटेल में बताया जाएगा कैसे बनाया जाता है और क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। और पॉलीएम्ब्रियोनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सुना है कि फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट बनता है वही जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है बेटा, भ्रूण, पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो नॉर्मली एक जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनता है, एक जाइगोट से कितना एम्ब्रियो। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे संतरा है, ऑरेंजेस है, मैंगो है, वहाँ पर क्या होता है एक जाइगोट डिवाइड करेगा तो एम्ब्रियो एक नहीं, एक से
ज़्यादा बनेगा। 2 बन सकता है, 4 बन सकता है, 6, 8 बन सकता है ना। तो एक जाइगोट से पॉली मतलब मिनी, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण बेटा। तो तुम नॉर्मली एक जाइगोट से एक एम्ब्रियो बनाते हो, ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर तुम एक जाइगोट से एक से अधिक एम्ब्रियो बनाओगे तो क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी बेटा। और पॉली एम्ब्रियोनी का अपना बेनिफिट है बेटा, एक एम्ब्रियो होगा तो उसमें एक रेडिकल प्लीम्यूल होता है जिससे नया पेड़ बनता है बेटा, है ना। तो अब अगर मान लो वो एम्ब्रियो किसी कारण से डैमेज हो गया, जर्मिनेट नहीं कर पाया, तो अगर पॉली एम्ब्रियोनी है तो दूसरा, तीसरा, चौथा एम्ब्रियो नया प्लांट बना देगा ना। तो फिक्स है कि उसके सीड जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाएंगे, बेनिफिट हो जाएगा पॉली एम्ब्रियोनी का बेटा। अभी आपको समझाया जाएगा। तो आप क्या क्या पढ़ेंगे ये आपको समझ में आ रहा है इस चैप्टर में? इज इट क्लियर नाउ? यस। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, देन डबल फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दैट एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। इज इट क्लियर? नोट डाउन दैट हेडिंग्स, पहले नोट करें सब लोग, फटाफट नोट करें अपनी कॉपीज़ में, ताकि एक सिनेरियो आपको मालूम रहे कि मुझे किस चीज़ पे ध्यान देना और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ें तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। समझ में आ रहा है सबको? फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है। यस सर। इसके बाद फर्टिलाइजेशन से पहले क्या स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे पढ़ना है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाली बात। मीमांसा DRER क्लासेस में हम लोग बायो की क्लासेस को स्टडी कर रहे हैं नई नीट की क्लासेस के लिए, जिसमें हमारा 12th NCERT का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट हो चुका है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को, प्री फर्टिलाइजेशन को, डबल फर्टिलाइजेशन को सीक्वेंस में स्टडी करने जा रहे हैं 1 by 1। समझ में आया जितना हम लोग ने डिस्कस किया बेटा? यस सर। अभी कुछ ऐसा डिस्कस नहीं किया है, लेकिन क्या डिस्कस करना है ये भी मालूम होना जरूरी है, किस तरह से चैप्टर को डिस्कस करना है। हम लोग अपनी इस तैयारी में पहले से आपको डिस्कस कर दें कि नीट के साथ साथ हमारा जो बोर्ड एग्जाम है ये भी हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कराएंगे। इन बोर्ड एग्जाम की आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बिकॉज टीचर्स हैव मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टू हाउ टू बोर्ड क्वेश्चंस, कैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, उनकी आंसरिंग कैसे करनी है। उन्होंने कॉपीज़ भी बहुत सारी चेक कर रखी हैं बोर्ड्स की, तो उनको पूरा आइडिया है कि किस तरह से आपको बोर्ड में आंसरिंग करनी है। ओके, आपको ये मालूम हो कि बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आंसर मालूम है, लेकिन वो आंसर लिखना कैसे है, कितना लिखना है ना, दैट डिटरमाइन योर मार्क्स। इज इट क्लियर? है ना। तो अब हम लोग चीज़ों को देखते हैं आगे कि अब हम इस चैप्टर को फर्दर डिस्कस कैसे करने वाले हैं। यस तो अब हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करने के लिए चेंज सर, चेंज का क्लिक कर दिया, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट किया, छोड़िए। अच्छा भी आया तो था। यस, नाउ स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग जस्ट इन द फर्स्ट पेज इट इज़ जनरल बेटा। इसमें जनरल फ्लावर के स्ट्रक्चर को बताया गया है। फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म है। वो कह रहा है ह्यूमन बीइंग हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर। ह्यूमन का जो रिलेशन है वो फूलों से बचपन से रहा है बेटा। इसमें कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं है। सिंस इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब सदियों से, है ना। उसको हम बता नहीं सकते कि कितने पहले से हम लोग फूलों को जानते हैं, है ना। फिर वो कह रहा है फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक ऑर्नामेंटल वैल्यू है उनकी, सोशल वैल्यू है, रिलीजियस है, कल्चरल वैल्यू है। फूलों को हर तरह से लोग यूज़ करते हैं बेटा। धार्मिक रूप में रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू होती है, सोसाइटी में लोग यूज़ करते हैं ना, सजावट के लिए अपने बगीचे में लगाते हैं। एस्थेटिक है, बगीचे में फूलों को देख के अच्छा लगता है बेटा, प्लेजर होता है ना। दे ऑलवेज यूज एज अ सिंबल फॉर कन्वेसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, है ना, मॉर्निंग एक्सेट्रा। इन सब के लिए फ्लावर यूज होते हैं बेटा। बोलो
क्लियर है बात? जनरल लिस्ट एज 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू। ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए 5 फूल तुमको सजावट वाले बताने हैं। ये एनसीईआरटी के पढ़ाने का तरीका है, इसमें कोई खास मतलब नहीं है। सजावट के लिए आप गुलाब को जानते हैं, कमल को जानते हैं, मैरीगोल्ड गेंदे को जानते हैं, है ना, हिबिस्कस जानते हैं, गुड़हल का फूल भी सजावट में यूज़ होता है, और भी चांदनी है, रातरानी है ना, तो ये सब नाइट जैस्मिन है, ये सब सजावट में काम आते हैं बेटा, ऑर्नामेंटल। और ऑर्किड्स सुने होंगे, बहुत महंगे होते हैं फूल, डेकोरेशन में काम आते हैं। ऑर्किड्स सुने ना, वेडिंग डेकोरेशन में काम आते हैं, जयमाला वगैरह भी उसकी बनती है शादी में, ठीक है ना। तो ये सब ऑर्नामेंटल वैल्यू हो गई इन फूलों की, ठीक है। तो ये आपको बेसिक्स मालूम है, इसमें भी कुछ भी आपको नोट करने की नीड नहीं है। हाँ है वो सर, आप सेलेक्ट है, अच्छा। नाउ दिस पेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। अब एनसीईआरटी का सेकंड पेज हमारे पास आ चुका है, और ये फ्लावर का स्ट्रक्चर हमारे पास सामने है बिल्कुल, जो आपको इनिशियल स्टार्ट करेगा कि प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। ये जो डायग्राम है, ये अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो हमारे हाथ में कोई फूल है बेटा, और उस फूल का सेक्शन काटना है। सेक्शन समझते हो लैब में? कैसा सेक्शन काटना है? ऐसे खड़ा खड़ा बेटा, है ना। अगर मेरे पास ऐसा कोई फूल है ना, फ्लावर है, तो उसका अगर ऐसे ऐसे सेक्शन काटेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। कैसा सेक्शन? लॉन्गिट्यूडनल। समझते हो ना? अगर ऐसे काटते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन होता है बेटा। तो हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर फूल का काटेंगे तो फूल 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा बेटा, एलएस काटने पे। बोलो बेटा। तो जब फूल के 2 टुकड़े हो जाएंगे तो आधा टुकड़ा यहाँ पर बोर्ड में बना दिया गया बेटा। जो डायग्राम है वो एलएस है। एलएस मतलब हाफ स्ट्रक्चर फ्लावर का बना हुआ है। तो अगर हाफ स्ट्रक्चर फ्लावर का बना हुआ है, ये एनसीईआरटी में डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो इस डायग्राम में अगर हम लोग पहले शो करेंगे तो क्या क्या स्ट्रक्चर है बेटा, कौन कौन आइडेंटिफाई करके बताएगा जल्दी जल्दी। देखो, देखिए सबसे पहले आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखना है कि जो फूल की डंडी होती है उसको पेडिसल कहते हैं। फ्लावर के स्टॉक को पेडिसल कहते हैं। जहाँ से सारे पार्ट निकलते हैं उस पार्ट को थैलेमस कहते हैं, है ना, या रिसेप्टिकल भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? ये हरा वाला स्ट्रक्चर सेपल है। क्या है? सेपल है। सारे सेपल्स को जोड़ के कैलिक्स बनता है। सुना है बच्चों ने? सुना है ना, ग्रीन कलर का। और ये जो कलरफुल पार्ट आप देख रहे हैं फ्लावर में, ये पेटल है बेटा, है ना। इस सारे पेटल्स को जोड़ के फूलों में करोला बनता है। सुना है सबने? है ना। और ये देखिए मेल पार्ट है फ्लावर का, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है बच्चों को? दिख रहा है ना, ये मेल पार्ट है। इस मेल पार्ट को हम लोग ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बेटा एंथर कहते हैं, नीचे को फिलामेंट कहते हैं, पूरे को जोड़ के स्टेमन कहते हैं बेटा। तो ये आपका एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया, पूरे को जोड़ के एंथर बन गया बेटा बहुत सारे, और सारे एंथर्स को जोड़ के एंड्रोशियम बन गया। मेल पार्ट सुना है ना, एंड्रोशियम बेटा, है ना। और देखिए जो फीमेल पार्ट है उसमें ओवरी है, दिख रहा है बच्चों को, स्टाइल है, स्टिग्मा है। इज इट क्लियर बेटा? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा सबको दिख रहा है। तो ओवरी और स्टाइल और स्टिग्मा मिलाकर कहते हैं पिस्टल या कार्पल। क्या बोलते हैं? पिस्टल और कार्पल। इज इट क्लियर? पिस्टल और कार्पल इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है? और सारे कार्पल मिलाकर गाइनोशियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गाइनोशियम। तो ये जनरल है फ्लावर का स्ट्रक्चर, जो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। और यहाँ पर ये वर्ड जानना जरूरी है कि अगर फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, है ना, एंड्रोशियम भी हो, गाइनोशियम भी हो बेटा, एंथर भी हो, है ना, और पिस्टल या कार्पल भी हो, तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल क्या बोलेंगे? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल फीमेल जोड़ देंगे तो साइन ऐसा हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर का। इज इट क्लियर? तो जनरली जितने भी फ्लावर आप देखते हैं वो सब बाइसेक्सुअल है। तुम जिस फूल का नाम लोगे वो कैसा है? रोज बाइसेक्सुअल, लोटस, नाइट जैस्मिन, रातरानी बाइसेक्सुअल, पीला कनेर जो देखते हो लगा रहता है, पीला कनेर देखा है किसी ने? बाइसेक्सुअल। गुलाबी कनेर देखा है? रोड पे लगे रहते हैं गुलाबी कलर के कनेर के फूल। अरे रोड पे लगे रहते हैं ना गुलाबी कलर के, देखा होगा, नैरो नैरो लीफ होती हैं ऐसे, रोड साइड पे बहुत लगे होते हैं, ऐसे पिंक कलर के फूल होते हैं, देखे ना? देखें, जीरोफिटिक प्लांट है, इनको वाटर की ज़्यादा नीड नहीं है, ऐसे लगा दिए जाते हैं बेटा, है ना। तो एक गुलाबी वाला कोरिएंडर होता है, ओलिएंडर होता है कनेर, एक गुलाबी वाला, एक पीला वाला होता है बेटा कनेर, एक हिबिस्कस है बेटा, है ना। तो ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल क्या है बेटा? जितने भी वो कुकर बाइट्स हैं, कुकर बाइट समझते हो ना, लौकी, कद्दू, तरोई, इन सब में यूनिसेक्सुअल फूल होते हैं, है ना, समझ पा रहे हो? है ना। दूसरी चीज़ मक्का, मक्के में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, पपाया में
यूनिसेक्सुअल होते हैं, वाटरमेलन में यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। ये सब भी 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जनरली। इज इट क्लियर यहाँ तक, है ना? फ्लावर यूनि और बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। चलिए, इतना पार्ट हम लोग डिस्कस करने के बाद अभी यहाँ पर कोई नीड नहीं है मुझे और आगे ले जाने की। अब हम लोग देखते हैं फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। यस, तो देखिए फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद हमारी मेन हेडिंग आ चुकी है, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। इज इट क्लियर? क्या हमको पढ़ना है? हेडिंग नोट कीजिए बेटा अपनी कॉपी में, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। नोट किया सबने? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप बताइए कि एक पेड़ होता है, उसमें जड़ होती है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, है ना? एक पेड़ है, उसमें जड़ है, तना है, स्टेम है, और ऐसे लीव्स होती हैं हरे रंग की। क्लियर है? और अचानक से इसमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं बेटा कि उसमें फूल बनने शुरू हो जाते हैं, है ना? अचानक से हम देखते हैं कि जिस पेड़ में फूल नहीं थे, अचानक से एक दिन उठते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर फूल खिलने लगा। तो ऐसा क्या हुआ पेड़ में कि जो फूल खिलने लगा? 3 दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं था, 4 दिन पहले नहीं था। आम में बौर आते हैं, फूल आते हैं, सुना होगा। 1 हफ्ते पहले देखोगे कोई फूल कोई बौर नहीं है। अचानक से 4-5 दिन बाद प्लांट के अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, चेंज हो रहा है, और क्या खिल रहा है? फूल खिल रहा है। व्हाट हैपेंस? 11th पढ़ा है ना तुम लोगों ने, तो दोनों ने तो यू नो हार्मोनल चेंजेस, ऑक्सिन, जिब्रेलिन सुने प्लांट हार्मोन्स बेटा। तो प्लांट में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल हार्मोनल चेंजेस होंगे ना बेटा, तब जाकर वो फ्लावर को इनिशिएट करेगा बेटा, तब फूल बनना शुरू होंगे बेटा। अंदर केमिकल चेंज हो रहा है, रासायनिक बदलाव, है ना? समझ पा रहे हो बेटा? तब वो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, कर रही हैं, है ना? तब जाके फ्लावर बनना शुरू होगा। और फ्लावर ऐसे नहीं बनता है बेटा। सबसे पहले क्या होता है कि एक छोटा सा बिल्कुल यहाँ पर बड निकलता है बेटा, है ना? उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम। क्या बोलते हैं? फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल मतलब फ्लावर उससे बनेगा, प्राइमोडियम मतलब वो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर जिससे आगे चल के पूरा फूल बनेगा। इसको प्राइमोडियम को ऐसे समझ सकते हैं, लोअर क्लासेस में आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा मेरिस्टेम, विभाज्य ऊतक बेटा, है ना? वो विभाज्य ऊतक ही तो डिवाइड करके डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर बनाता है ना। मेरिस्टेम सुने है ना? तो प्राइमोडियम भी एक तरह का मेरिस्टेम है ना? ये जब डिवाइड करेगा तो पूरा पूरा फूल बनेगा। तो फ्लावर पूरा किससे बनता है? फ्लोरल प्राइमोडियम से। तो देखिए एनसीईआरटी ने लिखा है यहाँ पे, देखिए much before the actual flower is seen on the plant, the decision that the plant is going to flower has been take place, है ना? तो देखिए this line is important. Several hormonal changes हो रहे हैं, structural changes are initiated which lead to differentiation, है ना? And further development of floral primordium. Is it clear? Floral primordium, तो note down first point बेटा इस हेडिंग पे। क्लियर? नहीं, मैं नोट करवा रहा हूँ इसको सिंपल लैंग्वेज में। मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है? अब तुम लोगों से पढ़ के आओगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग इस पर नहीं जाएगा। मैंने तुमको एनसीईआरटी में फ्लोरल प्राइमोडियम वर्ड दिखाया कि नहीं दिखाया? दैट इज इंपॉर्टेंट। और तुमको लग भी रहा होगा कि इंपॉर्टेंट है। वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन आस्क कर सकता है कि जो फूल हम खिलते हुए देखते हैं वो किस स्ट्रक्चर से बनता है? फ्लोरल प्राइमोडियम से। यहीं पर इतना जब तुम लोग समझ चुके हो, मेरी भाषा आप समझने लगे धीरे धीरे, तो अब देखो पत्ती के लिए भी बता रहे हैं। जब कभी यहाँ पर पत्तियां नहीं होंगी तो यहाँ पर कोई छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर होगा बेटा, है ना? इसको क्या बोलोगे? लीफ प्राइमोडियम। क्या बोलोगे? और वही लीफ प्राइमोडियम विभाज्य ऊतक है, वो पूरा डिवाइड करके एक पत्ती बना देगा। तो प्राइमोडियम का मतलब समझ रहे हो ना अब, है ना? लीफ प्राइमोडियम है तो पूरी पत्ती बन जाएगी, फ्लोरल प्राइमोडियम है तो फ्लावर बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो नोट डाउन फर्स्ट पॉइंट बेटा, सब लोग लिखें। इंग्लिश में लिखवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? तो लिखेंगे बेटा मेनी हार्मोनल लिखो, मेनी MANY। फर्स्ट पॉइंट, मेनी हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल changes takes place in plant for the development of floral primordium। क्या बनेगा? फ्लोरल प्राइमोडियम, PRIMORDIUM, फ्लोरल प्राइमोडियम।
इज इट क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है ये सेंटेंस? अगला सेंटेंस देखिए क्या होगा। अब वो कह रहा है, देखो अगर तुम दिमाग थोड़ा लगाओ तो फ्लावर्स जब भी पेड़ों पे उगते हैं बेटा, तो कुछ फ्लावर अकेले उगते हैं। जैसे गुड़हल है, तो गुड़हल जब भी तुम ढूंढोगे तो एक ही फ्लावर तुमको मिलेगा, है ना? एक साथ बहुत सारे फूल नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक गुड़हल खिल गया, है ना? या रोज़ है तो वो भी एक सिंगल फ्लावर के रूप में डेवलप होता है। लेकिन बहुत सारे फ्लावर तुम मस्टर्ड वगैरह देखोगे, अगर सरसों वगैरह देखोगे, है ना, तो मस्टर्ड में क्या होता है, एक फ्लावर डेवलप होते हैं या बंच में डेवलप होते हैं बेटा? बंच में, ग्रुप में बहुत सारे डेवलप होते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो कुछ प्लांट्स में फ्लावर सिंगल डेवलप होते हैं, कुछ में बंच में गुच्छे में डेवलप होते हैं। जब तुमसे सरसों का फूल तोड़ने को कहा जाएगा तो तुम एक साथ 8-10 तोड़ के लाओगे, बंच में, गुच्छे में। गुड़हल या गुलाब बोला जाएगा तो अकेले अकेले डेवलप होते हैं, तो एक सिंगल फूल लाओगे। तो अगर एक फूल पेड़ में डेवलप हो रहा है तो उसको बोलते हैं सॉलिटरी। क्या बोलते हैं? सॉलिटरी मतलब अकेला। और अगर बंच में डेवलप होगा तो वर्ड है इन्फ्लोरेसेंस। क्या है? हिंदी में पुष्पक्रम होता है बेटा। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? फ्लोरल एक्सिस होता है और इसी पर बहुत सारे फ्लावर खिल जाएंगे। तो अब वो क्या कह रहा है, इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड। क्या बनेगा? इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या हुआ? फूल या फूलों का गुच्छा। समझ पा रहे हो ना? इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड्स। जो क्या बियर करेगा? फ्लोरल बड्स। ये जो तुम्हारा लीफ फ्लोरल प्राइमोडियम है, वही तो फ्लोरल बड कली में बनेगा बेटा। और फ्लोरल बड देन डिफरेंशिएट इनटू फ्लावर। इज इट क्लियर? तो उसने जो समझाया था उसको वो इन्फ्लोरेसेंस में ले आया, इन्फ्लोरेसेंस में बना दी फ्लोरल बड्स, और फ्लोरल बड से डेवलप कर दिया फ्लावर। कैसे फूल खिला, समझ पाए तुम? नेक्स्ट पॉइंट लाओ, लिखो। बंच ऑफ फ्लावर, बंच समझते हो ना, गुच्छा। बंच ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फूल के गुच्छे को क्या कहते हैं बेटा? समझ में आ रहा होगा सबको जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बंच ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। बंच ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस लिखा हुआ है। बंच ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस विच बियर फ्लोरल बड, जिसपे क्या डेवलप होगा? विच बियर फ्लोरल बड, विच बियर फ्लोरल बड, विच बियर, बियर मतलब धारण करना, विच बियर फ्लोरल बड एंड फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड। और बेटा जो फ्लावर डेवलप हो रहा है, जो फ्लावर वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, अब देखिए आपको क्या बताना है यहाँ से, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ सबको नोट करना है। जो हम फ्लावर डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट डेवलप होगा बेटा। फ्लावर में मेल पार्ट को एंड्रोशियम क्या बोलते हैं? एंड्रो मतलब मेल होता है बेटा, और फीमेल पार्ट को गाइनोशियम, गाइन मतलब फीमेल होता है ना। जितनी भी लड़कियां बेटा MBBS में सेलेक्ट होती हैं वो फिर लास्ट सेमेस्टर तक क्या बनती हैं? गायनिकोलॉजिस्ट। सुना है गायनिकोलॉजिस्ट बेटा? मतलब फीमेल डॉक्टर जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं। तो गाइन जहां पर भी लिखा है मतलब क्या होगा? फीमेल। एंड्रो मतलब मेल। क्लियर है? तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम मेल फीमेल पार्ट है। तो ये वो कह रहा है फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप हो जाएंगे बेटा। यू विल रिकॉल एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्टेमेन। एंड्रोशियम किसका बना है? बहुत सारे स्टेमेन का। क्लियर है बेटा? रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल ऑर्गन। गाइनोशियम में पिस्टल या कार्पल होती है। गाइनोशियम किसका बना होता है? पिस्टल और कार्पल का। तो एक एंड्रोशियम में नॉर्मली एक स्टेमेन होते हैं या बहुत सारे स्टेमेन? बहुत सारे बेटा, है ना। और गाइनोशियम में बहुत सारे कार्पल्स या पिस्टल हो सकते हैं। बोलो बेटा। क्लियर है? जैसे अगर हमने किसी फ्लावर को बोल दिया पेंटाकार्पेलिरी, क्या बोल दिया? कार्पल अभी अभी बताया गाइनोशियम की यूनिट है, तो उसमें कितने कार्पल हो गए? 5। बोलो। अगर मैंने बोल दिया बाइकार्पेलिरी तो 2 कार्पल हैं। ये सब 11th में है बेटा। क्लियर है ना? टेक्सोनॉमी वाली यूनिट में है फ्लावर के स्ट्रक्चर में बेटा। तो एंड्रोशियम की यूनिट क्या हो गई? स्टेमेन हो गई। क्या हो गई? स्टेमेन। और इसकी यूनिट हो गई कार्पल और पिस्टल। क्लियर है बात सबको? पिस्टल। इसको नोट कर लो ऐसे ही जैसे बनाया मैंने। इतना पार्ट क्लियर है? हम बाइसेक्सुअल फ्लावर को कंसीडर कर रहे हैं। मेल पार्ट एज एंड्रोशियम, फीमेल एज गाइनोशियम। एवरीवन नो साइन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। जल्दी जल्दी फटाफट कवर अप करो।
ये हमारे एक कंबाइंड नोट्स होंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए बताया जाएगा। बाद में सीबीएसई या जो भी आपका बोर्ड होगा, आपको नीट के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जा रही है। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जिस दिन आप नीट के लेवल से सोचने और पढ़ने लगेंगे तो बोर्ड्स कुछ भी, शायद ये सर सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, फिर केवल पैटर्न आपको देखना होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आंसर तो सारे आपके दिमाग में ही आ गए ना, उन्हीं को जोड़ जोड़ के लिखना सीख जाएंगे। और क्या आपको लग रहा है कि जिस मेथड से सर हमको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं कि हम एनसीईआरटी भी पढ़ना सीख जाएंगे धीरे धीरे? अगर हम 1 महीने ऐसे पढ़ लेंगे तो धीरे धीरे, है ना, कि कैसे एनसीईआरटी रीड करनी होती है। ऐसे हम पढ़ने बैठते हैं, हमको समझ में नहीं आते कैसे पढ़नी होती है खुद। और बहुत लोग यही कहते रहते हैं कि एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो नीट के लिए। ऐसा सुना है? दिस इज क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबका? अभी नहीं हुआ, आया। अच्छा, नाउ नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। और अब यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखिए हम लोग। तो अब देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर के डायरेक्टली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेल फ्लावर में मेल पार्ट एंड्रोशियम था, फीमेल पार्ट गायनोशियम। और एंड्रोशियम किस चीज का बना था? स्टेमेंस का। किसका बना था? तो हम सबसे पहले, नॉर्मली क्या होता है, लेडीज फर्स्ट, लेकिन फ्लावर के केस में जेंट्स फर्स्ट। तो मतलब कार्पल बाद में और स्टेमेन पहले, है ना? तो हम पहले स्टेमेन के बारे में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? सबसे पहले हम स्टेमेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये बात क्लियर है ना? तो अगर हम स्टेमेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो एक स्टेमेन जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उस स्टेमेन को अगर हम बनाएंगे तो देखिए ऐसा कुछ बनाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसे ही तो स्टेमेन बनाएंगे फ्लावर का। अभी था कि नहीं था ऐसा? ठीक है ना? तो एक स्टेमेन जो हम यहाँ पर बना के देख रहे हैं बेटा, है ना, जो स्टेमेन हम बना के देख रहे हैं, उस स्टेमेन में देखो 2 लोब हैं। कितनी लोब हैं? 2 लोब दिख रही है बेटा, है ना? और इस स्ट्रक्चर को जो ऊपर है हम एंथर कहते हैं। क्या बोलते हैं? और नीचे वाली डंडी को फिलामेंट या स्टॉक कहते हैं बेटा। ये बात क्लियर है? तो अब हम एक स्टेमेन के स्ट्रक्चर में एंथर और फिलामेंट पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? जब इस एंथर को डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर एंथर में 2 लोब हैं। कितनी लोब हैं? 2। और डिटेल में अगर हम इस एंथर के स्ट्रक्चर को आपको डिस्कस करने के लिए ले जाएंगे बेटा, है ना? क्लियर है? तो इस एंथर का हम टीएस काट देंगे। क्या काट देंगे? टीएस। तो अगर हम इसका टीएस काटेंगे बेटा, तो जो एंथर है इसके अंदर थैले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, है ना, जिसके अंदर प्लांट रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पोर्स बनाता है। क्या बनाता है? स्पोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? आपने प्लांट्स में सुना होगा स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट बेटा, है ना? तो जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं वो स्पोरोफाइट हैं। कैसे हैं? स्पोरोफाइट अगर बोल दिया तो वो डिप्लॉयड प्लांट हैं। वो रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अगर तुमने लोअर प्लांट एल्गी ब्रायोफाइट है उसको गैमेटोफाइट कह दिया तो वो एन है, हैप्लॉइड है, और वो रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनाएगा। दैट पॉइंट इज क्लियर? तो एंजियोस्पर्म आर स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड, फॉर रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अच्छा, हमने 11th में हेट्रोस्पोरी थोड़ी बहुत सुनी है, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। जब प्लांट रिप्रोडक्शन में 2 साइज के स्पोर बनाता है, छोटे बड़े, माइक्रो और मेगास्पोर बेटा, सुना है ना थोड़ा थोड़ा? तो तुमको ऐसा समझना है कि हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइटा से स्टार्ट होती है कुछ प्लांट्स में, फिर जितने भी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है सब हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस मतलब जब प्लांट रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनाएगा सर जो बोल रहे हैं, तो वो 2 साइज के स्पोर बनाएगा। 2 साइज के, छोटे वाले और बड़े वाले, छोटे मियाँ और क्लियर है बेटा? तो छोटे वाले स्पोर का नाम इंग्लिश में, और बड़े वाले का मेगास्पोर। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम स्टेमेन पढ़ेंगे, है ना? ये जो थैला जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा, उस थैले का नाम क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। और माइक्रोस्पोर जिसको कह रहे हैं, जब वो बन गया प्लांट के अंदर, है ना, तो साइंटिस्ट ने उसका नाम माइक्रोस्पोर रख दिया। जैसे ही वो माइक्रोस्पोर बाहर आया, उसने साइंटिस्ट को एक थप्पड़ मारा। साइंटिस्ट से बोला कि इतना गंदा नाम मेरा क्यों रख दिया तुमने, है ना? माइक्रोस्पोर, छोटा छोटा, छोटू छोटू कह के लोग चिढ़ाएंगे, हम तो दुनिया में छोटे ही रह जाएंगे। बोलो बेटा। तो जो टीचर्स थे नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, उनको भी ऐसा कुछ लगा कि हाँ ये रियलिस्टिक है, सही कह रहा है, इसका नाम कुछ बदलना चाहिए, है ना? तो साइंटिस्ट ने उन्हीं माइक्रोस्पोर का नाम चेंज करके रख दिया पॉलन ग्रेन।
क्या कर दिया? पॉलन ग्रेन। आई थिंक पॉइंट्स क्लियर है मेरे। अभी वो बेटा पढ़ेंगे धीरे धीरे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करते रहते हैं बीच बीच में, फन की क्लास बोर ना हो, तो उससे ज़्यादा याद भी रहेगा आपको, ठीक है ना। तो हम लोगों ने स्टेमेन पढ़ना है, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ना है, पॉलन ग्रेन पढ़ना है। सेम हेडिंग से स्टार्ट करेंगे क्लास। एनसीईआरटी में ज़्यादा चेंज नहीं करना है। उससे क्या होगा कि तुम एनसीईआरटी रीड करोगे, नीट करोगे, फिर लास्ट में कंफ्यूज नहीं होगे। 10 तरह की चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ खुली किताब है एनसीईआरटी। वो टीचर सबसे अच्छा जिसको सारी एनसीईआरटी रटी है, वो बच्चा नीट में सिलेक्टेड है जिसको एनसीईआरटी का एक एक पेज रट जाएगा। जिस दिन रट जाएगा तो उसके मतलब मालूम चल जाएंगे। लिखो फटाफट, जल्दी हेडिंग लिखो बेटा। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन, तीनों का मतलब मैं समझा चुका हूँ। पहले मैं फटाफट एनसीईआरटी रीड कर रहा हूँ, फिर फटाफट इसके नोट्स दे देता हूँ आपको, जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट सब लोग। माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन एक ही चीज है? नहीं, अलग अलग है बेटा। देखो ये थैला माइक्रोस्पोरेंजियम है और इसके अंदर जो छोटे छोटे गोले बने दैट आर पॉलन ग्रेन ना। अभी हम इनका डिटेल पढ़ेंगे, है ना। देखो अब तुमको क्या क्या समझना है। देखो पहले स्टेमेन को समझो। पहले किसको समझोगे? स्टेमेन। बिल्कुल सिंपल है। स्टेमेन में ये डायग्राम स्टेमेन का बनाना है जो बना हुआ है ना। देखो ध्यान से, स्टेमेन में केवल दो ही बात पढ़नी है कि स्टेमेन दो पार्ट का होता है। ऊपर का हिस्सा एंथर होता है, क्या होता है? एंथर। और नीचे का फिलामेंट होता है। क्लियर है? फिलामेंट को डंडी या स्टॉक भी कहते हैं। बोलो बेटा। तो एक एंथर में दो पार्ट है, एक स्टेमेन में दो पार्ट है, ऊपर एंथर नीचे फिलामेंट। देखिए क्या कह रहा है, shows two parts of typical stamen, the long and cylinder stalk। एंथर में दो पार्ट है, लंबा स्टॉक फिलामेंट कहलाता है, एंड टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। क्लियर है बेटा। तो एक स्टेमेन में दो पार्ट हो गए, नीचे स्टॉक डंडी को फिलामेंट कहते हैं, ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर है ना। अब ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये तुम समझ भी नहीं पाओगे कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अब देखना, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। अब वो क्या कह रहा है, अभी अभी मैंने आपको थैलमस पढ़ाया था, थैलमस पढ़ाया था ना ये वाला, है ना। अब वो कह रहा है, अब मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, देखना क्वेश्चन कैसे आता है। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से तुमने इसको बनाया, किसको बना दिया? स्टेमेन को। तो ये ऊपर एंथर है, नीचे फिलामेंट है। तो फिलामेंट का दो हिस्सा है, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। तो ये जो नीचे थैलमस से जुड़ेगा, है ना, वो प्रॉक्सिमल है, और जो ऊपर है वो डिस्टल है। प्रॉक्सिमल डिस्टल समझते हो, पास वाला और दूर वाला। तो तुमको ये समझना है कि दैट एंड इज प्रॉक्सिमल एंड दैट एंड इज डिस्टल। क्लियर है बात? फिलामेंट में अब वहीं से बन गया, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू थैलमस। प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच है? थैलमस। अब वही स्टेटमेंट चेंज कर देगा एनसीईआरटी में, क्या कर देगा? डिस्टल एंड इज अटैच्ड विद थैलमस, और तुमसे करवा लेगा कि स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं ना। तो तुम समझ पा रहे हो कहाँ से तुमको कंफ्यूज करेगा तुम्हारा दिमाग? समझ में आने लगा ना कि कैसे एनसीईआरटी करनी है। अब देखो, या तो ये प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच कर दिया? थैलमस से। क्लियर है? या फिर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेटल ऑफ द फ्लावर, या किससे अटैच है? पेटल से। अब यहाँ पर तुमने पंखुड़ी बना दी, कोई पंखुड़ी समझते हो ना, पेटल बेटा, और उससे पेटल से इसको अटैच कर दिया, इस डंडी को, येलो वाली। क्लियर है? तो दो ऑप्शन है कि उसका प्रॉक्सिमल एंड या तो थैलमस से अटैच है या पेटल से। आपने एक फैमिली 11th में पढ़ी है, सोलेनेसी। कौन सी फैमिली? सोलेनेसी फैमिली में फीचर है बेटा, कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम और गैनूशियम। एंड्रूशियम में वहाँ पर जितने भी स्टेमेन होते हैं, उन सारे स्टेमेन का जो फिलामेंट होता है वो पेटल से जाकर जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, और कंडीशन एपीपेटलस क्या होती है? एपीपेटलस। ये सोलेनेसी का फीचर ही है। तो देखो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए ना, कि इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है या तो वो थैलमस से जुड़ेगा या पेटल से जाकर जुड़ेगा, दो ही केस हैं। तो यही वो लिख रहा है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। इज इट क्लियर? आई थिंक दैट पॉइंट इज क्लियर अब नाउ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब वो कह रहा है, देखिए जितने भी एक फूल है उसमें ये जो स्टेमेंस होंगे उनकी लेंथ बराबर नहीं होती है। कुछ स्टेमेंस ऐसे होते हैं जिनके फिलामेंट लंबे होते हैं, कुछ स्टेमेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनके फिलामेंट कैसे हो? शॉर्ट हो बेटा, है ना। तो एक फ्लावर में दो तरह के स्टेमेन भी हो सकते हैं, समझ पा रहे हो? दो तरह के स्टेमेन का मतलब क्या होगा कि 6 स्टेमेन मान लो टोटल हैं, तो 4 के फिलामेंट लंबे और 2 के छोटे हैं। और हो सकता हो कुछ फूल ऐसे हो कि 5 के फिलामेंट की लेंथ
बराबर भी हो सकती है। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, द नंबर, इनकी संख्या स्टेमेन की हर फूल में अलग अलग होगी। 5 स्टेमेन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, असंख्य पुंकेसर हो सकते हैं। पुंकेसर है बेटा, अगर असंख्य पुंकेसर होंगे तो ए को इनफाइनाइट लिखोगे, बोलो। एंड्रूशियम में स्टेमेन का नंबर ही तो है। अगर 5 होगा तो ए को 5 लिखोगे, 5 स्टेमेन्स है। 2 होगा तो 2 लिखोगे। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। 1 होगा तो 1 ही लिखोगे कि फ्लावर में 1 ही स्टेमेन है। मैं आई क्लियर? तो नंबर है ना, नंबर स्टेमेन की संख्या फूलों में 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, असंख्य हो सकते हैं। क्लियर है? एंड द लेंथ ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन की लंबाई, स्टेमेन की लंबाई फिलामेंट के अकॉर्डिंग होगी बेटा। कभी फिलामेंट छोटा बड़ा हो सकता है ना। लेंथ ऑफ द स्टेमेन आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लावर। बोलो बेटा। क्लियर है? तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्टेमेन से पॉइंट भी बना सकता है। वो क्या बना सकता है कि जितने भी फ्लावर्स हैं दुनिया में, उनमें स्टेमेन का नंबर भी वेरिएबल है और उनकी लेंथ भी वेरिएबल हो सकती है, क्योंकि फिलामेंट छोटा बड़ा हो सकता है, सर बता रहे हैं। क्लियर है? आज मैं काफ़ी डीप से अभी ले जा रहा हूँ ताकि तुमको धीरे धीरे पढ़ना है एनसीईआरटी, है ना। इज इट क्लियर? क्यों नहीं सिलेक्ट होते हैं हम? क्योंकि हम सही पाथ को अपनाते नहीं हैं, है ना। अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे तो ऑफ कोर्स हम कुछ ना कुछ बनकर निकलेंगे कहीं ना कहीं, है ना। हम कैसे बनेंगे? सर की उससे नहीं बनेंगे, मेरे पढ़ने से नहीं बनोगे। हम जो पढ़ाएंगे उस पर तुमने कितनी मेहनत की, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम पढ़ाएंगे और तुमने ध्यान ही नहीं दिया फिलामेंट की लेंथ क्या होती है, पेटल क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, पेडिसल क्या होता है, तो सब धरा रह जाएगा यहीं पे। हम थोड़ी पेपर देने जाएंगे, कोर्स आगे बढ़ता जाएगा। एक हफ्ते तुमने डिस्कनेक्ट कर दी क्लास, ध्यान नहीं दिया, फिर नेक्स्ट हफ्ते फिर प्रॉब्लम बन गई तुम्हारे साथ सेम। क्लियर है? इफ़ यू कलेक्ट अ स्टेमेन फ्रॉम 10 फ्लावर, अगर हम स्टेमेन्स 10 फ्लावर के कलेक्ट करेंगे डिफरेंट स्पीसीज के, अलग अलग प्लांट के बेटा, है ना, एंड अरेंज देम ऑन स्लाइड, यू विल एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज इन नेचर, है ना। हम साइज में वेरिएशन देखेंगे बेटा, साइज में वेरिएशन हो जाएगा ना स्टेमेन्स के, क्योंकि फिलामेंट की लंबाई सर ने बताई है बराबर नहीं होती है। कुछ में फिलामेंट छोटे छोटे होते हैं और कुछ में बड़े बड़े होते हैं, है ना। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमेन अंडर अ डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप मेकिंग अ नीट डायग्राम वुड एल्यूसिड द रेंज ऑफ शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर। तो हमें शेप भी मालूम चलेगा स्टेमेन्स का डिफरेंट, है ना, एंड उनका अटैचमेंट भी फ्लावर से मालूम चलेगा कि कैसे अटैचमेंट है। इज इट क्लियर? तो नोट डाउन दैट। अब इतना पॉइंट तुमको नोट करना है, यहाँ पे 2-3 नोट करो। ईच स्टेमेन हैज, क्या क्या निकला? ईच स्टेमेन हैज, एनसीईआरटी से क्या निकला? ईच स्टेमेन हैज बाइलोब्ड एंथर, बाइलोब्ड समझते हो ना? ईच स्टेमेन हैज बाइलोब्ड एंथर एंड फिलामेंट, बाइलोब्ड एंथर एंड फिलामेंट, बाइलोब्ड एंथर एंड फिलामेंट। क्लियर है? अब दूसरी चीज कौन बताएगा कि नंबर और जो स्टेमेन की लेंथ है वो फिक्स है हर फ्लावर में या वेरिएबल है? तो नेक्स्ट पॉइंट, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन इज वेरिएबल, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन इज वेरिएबल in different flower, number and length of stamen is variable in different flower, variable in different flower। अब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, है ना। तो अब एनसीईआरटी ने किस एंड की बात की है फिलामेंट के, डिस्टल या प्रॉक्सिमल? प्रॉक्सिमल। किस एंड को उसने बताया था? प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल कौन सा था? नीचे वाला था बेटा प्रॉक्सिमल, पास वाला, है ना। जो हम फूल पकड़ेंगे, है ना, हम फूल पकड़ेंगे जब, तो हमारे पास तो ये वाला हिस्सा ही तो हमारे पास में रहेगा, वो वाला तो दूर चला जाएगा ना। जब हम ऐसे फूल पकड़े हैं तो जो स्टेमेंस लगे होंगे उनका प्रॉक्सिमल एंड मेरे पास रहेगा और डिस्टल वाला दूर रहेगा। बोलो बेटा। क्लियर है ना? तो उसका जो प्रॉक्सिमल एंड है किसका? स्टेमेन के, फिलामेंट का, है ना। फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो या तो थैलेमस से जुड़ेगा या पेटल से जुड़ेगा। यही लाइन तो लिखी हुई है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट, ये लाइन आ चुकी है एक्चुअली नीट में, है ना, 2-3 साल पहले अभी आई थी। तो लिखेंगे हम लोग द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, सेम लाइन ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट स्टार लगा के, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। स्टार सर ने क्यों लगवा दिया आगे सेंटेंस पे? क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिखेगी ये लाइन, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। इंपॉर्टेंट नहीं, आ ही चुका है मतलब ये क्वेश्चन। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड,
proximal end of filament is attached. Proximal end of filament is attached to thalamus. Proximal end of filament is attached to thalamus or petal. और पेटल. इज इट क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज बेटा कि अगर हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में एंथर देखेंगे बेटा, तो एंथर हमने अभी अभी पढ़ा था. कैसा स्ट्रक्चर एंथर बेटा? बाइलोब्ड है. कैसा स्ट्रक्चर एंथर का था? एंथर जो है वो बाइलोब्ड है बेटा. इज इट क्लियर? तो एंथर अगर बाइलोब्ड है तो बाइलोब्ड के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटा? सर वो ऊपर से आएगा. अच्छा, यहाँ से अच्छा, यहाँ से आएगा ना? तो किधर से आएगा? इधर से पहले ये बात ये वाला. हाँ ये नहीं आ रहा, इससे नहीं होगा. अच्छा, आ तो गया. तो नीचे कैसे? हाँ, चलो ठीक. नाउ तो चलिए हम लोग देखते हैं बेटा कि जो टिपिकल एंथर है वो कैसा होता है बेटा? बाइलोब्ड. कैसा होता है? बाइलोब्ड. तो हमने दो लोब एंथर में देखिए, अगर बाइलोब्ड है तो ऐसे स्टेमन में अब देखिए दो लोब होती हैं. एक लोब ये दिख रही है, एक लोब ये दिख रही है बेटा. क्लियर है? तो अगर एंथर बाइलोब्ड है, दो लोब उसमें हैं, दो लोब को थीका भी कहते हैं बेटा, है ना? तो हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डाइथीकस. कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डाइथीकस. इज इट क्लियर? डाइथीकस, है ना? इसके बाद वो कह रहा है ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द टू थीका. तो दो थीका को अलग अलग करने के लिए बेटा एक ग्रूव है. ग्रूव समझते हो ना? खांच धसा हुआ पार्ट बेटा, है ना? लॉन्गिट्यूडनली जो दोनों थीका को सेपरेट कर रही है बेटा. लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द टू थीका. इज इट क्लियर? डाइथीकस. इसके बाद देखो लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर. फिर अब ये जो एंथर है इसका हम टीएस काटेंगे. क्या काटेंगे? और उस टीएस में उसके अंदर जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनको बहुत जल्दी ऑब्जर्व करने वाले हैं. आगे अभी डायग्राम में आएगा बेटा, है ना? फिर वो कह रहा है बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर. द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड इन ईच लोब, है ना? तो अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे बेटा, है ना, तो यहाँ पर एक स्पोरेंजिया दिखेगा. स्पोरेंजिया होता है जिसमें स्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोरिया पॉलिनेशन बेटा. तो एक थीका में 2 स्पोरेंजिया, दूसरे में भी कितने स्पोरेंजिया? 2, है ना? तो कंडीशन कैसी हो गई? टेट्रा स्पोरेंजिएट. 4 स्पोरेंजिया हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है. डाइथीकस टेट्रा स्पोरेंजिएट, ये कंडीशन सही है. ऑप्शन में वो क्या क्या देगा? डाइथीकस डाई स्पोरेंजिएट, टेट्राथीकस टेट्रा स्पोरेंजिएट. तो एक में डाई वर्ड है, एक में टेट्रा. थीका में कौन सा वर्ड है? डाई. और स्पोरेंजिया में कौन सा वर्ड है? टेट्रा. क्योंकि एक थीका में 2 स्पोरेंजिया है ना. तो यही इसकी समरी है बेटा. केवल नोट, इसको भी नोट करेंगे हम लोग. समझ में आ रहा है? क्या सर ने बताया? क्या करेक्ट ऑप्शन है? डाइथीकस स्पोरेंजिएट के टर्म में टेट्रा स्पोरेंजिया. ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट, each anther is bilobed. anther bilobed है. each anther is bilobed with 2 theca. each anther is bilobed with 2 theca. each anther is bilobed with 2 theca and condition is called डाइथीकस. कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा? डाइथीकस. कंडीशन इज कॉल्ड डाइथीकस. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. अब अगला पॉइंट कौन बताएगा? एक थीका में कितने स्पोरेंजिया हैं? सर 2. दूसरे में भी 2. तो टोटल कितने हैं? 4. 4 टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन हो गई. तो नेक्स्ट पॉइंट, ईच थीका हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया. ईच थीका, हर थीका में, ईच थीका हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया. ईच थीका हैज हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया. 10 टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन इज प्रेजेंट इन एंथर. क्योंकि 2 थीका है. टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन इज प्रेजेंट इन एंथर. 10 टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन इज प्रेजेंट इन एंथर. टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन इज प्रेजेंट इन एंथर. इज इट क्लियर?
टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन क्लियर है बेटा? टू बार टाइप के लिए